नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति। और आज हमारी टीम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाएगी जो इंडियन आर्मी में थे और अब रिटायर हैं। और आइए उनके बारे में जानते हैं और कैसी रही उनकी सेवा उसके बारे में जानते हैं, और आर्मी की कुछ रोचक बातें और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या मुलाकात हुई थी और क्या बातें हुई थी वो सब हम लोग जानेंगे। चाचा ये बताइए, आर्मी में कब से आप हैं? मैं 1955 से था। 1955। 1955। तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? ऐसे जैसे आम रिक्रूट सिलेक्शन जैसे होता है इसी तरह से हुआ था। एग्जाम तो हो नहीं रहा था? सब कुछ नहीं था। बॉडी फिटिंग पर होता था सब। अच्छा, तो ये बताइए आर्मी वालों को क्या दिक्कतें होती हैं? आर्मी को कोई दिक्कत उस तरह से नहीं होती, केवल उस समय की जो दिक्कतें थी वो हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे और ना इतने अच्छे सप्लाई के साधन थे, ना इतने रोड की सुविधा थी। यही सब दिक्कतें उस वक्त थी। चाइना वार में हारने का सबसे बड़ा कारण जो था वो रोडों की कमी, और हम कभी बर्फ में अपने को ढाल नहीं पाए थे, यही सब कारण था। अच्छा। हाँ। चाइना युद्ध के दौरान आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? तेजपुर में। तेजपुर में। तो वहाँ पे क्या हुआ था उस दौरान? उस दौरान मतलब अब उस वक्त युद्ध चल रहा था, अपनी अपनी ड्यूटी पर सब लोग लगे हुए थे। अभी किसी को नहीं पता क्या हो रहा था, कहाँ से युद्ध, जिसकी जो ड्यूटी थी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ये थोड़ी पता कि कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन जब आता था पता इस तरह का कि चाइना की ये पोजीशन है, तो उस हिसाब से पूरी आर्मी अलर्ट रहती थी। और इस तरह से युद्ध के बारे में तो कोई क्लियर कोई भी नहीं बता सकता कहाँ क्या हो रहा है। आप बता रहे थे कि जब हम आपसे काफी दिन पहले मिले थे कि नेहरू आके आपके बटालियन के पास रोने लगे थे, वो क्या वाकया था? वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़े बड़े नेताओं की, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि आखिर हमारे हार के कारण क्या है। अच्छा, नेहरू जी ने पूछा कि आपके बटालियन से कि हार के कारण क्या है? हाँ, हमारी हार के कारण क्या है। तो कुछ लोगों ने अपना अपना तर्क दिया, उस पर उनको बड़ी ग्लान आकर के भावुक हो गए, फपक पड़े। और वहाँ फपकने के बाद थोड़ी ही देर के बाद वो, क्योंकि समय हो चुका था, तो लोग अपने अपनी पोस्टों पर चले गए। तो वो भी चले। आप बता रहे थे कोई जवान था, उन्होंने कहा कि हमें रोका ना। वो सीक्रेट। अच्छा, वो सीक्रेट है कहने की जी। नहीं। अच्छा, और एक बार आप और कुछ बता रहे थे कि कोई चाइना का कोई एजेंट आया था, फूल तोड़ रहा था, ये याद हमको है? नहीं, फूल नहीं, तो हमारे ही आदमी तोड़ा था। अच्छा, वो क्या वाकया था? वो गोरखा बटालियन का था, जिसमें वो फूल मतलब जंगल में तरह तरह के फूल फल होते थे, तो वहाँ ऑर्डर होता था कि आप किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो गलती से एक फूल को इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो गई थी। तो काफ़ी मेडिकल इम्प्रूव करने के बाद उसको राहत मिली। तो इस तरह की परेशानी वहाँ उन अनजान इलाकों में और भी हो जाया करती है। नहीं, वो जो आप एक बार बता रहे थे कि सरदार जी आया था कोई बन के। हाँ, वो तो दूसरा है, वो भी सीक्रेट। अच्छा, वो भी सीक्रेट है। जी। तो और क्या क्या अनुभव है रहे आपके आर्मी को लेकर? अनुभव यही है कि हमारा भारत की आर्मी जो है ये पूरी दुनिया की आर्मी से अलग, इतनी डिसिप्लिन और इस तरह का बहादुरी का तकमा और किसी देश को नहीं मिल सकता जो भारत को मिला। क्योंकि भारत के लोग जहां इनको डिटेल कर दिया जाता है, जहां इनको नियुक्त किया जाता है, ये मर जाएं पीछे नहीं हट सकते। भारत की सबसे बड़ी खूबी यही है। दूसरे देश की सेनाओं में कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे वो आराम तलब होते हैं, लेकिन भारत की सेना आराम तलब नहीं। ये सबसे बड़ा फर्क है। जब आप चाइना युद्ध कर रहे थे तो क्या दिक्कतें क्या हो रही थी, क्या कारण थे भारत के हार के? यही रोडों का ना होना, समय पर अच्छे इक्विपमेंट की सप्लाई ना होना, और बर्फ में रहने की आदत ना होना, और बर्फ के जो इक्विपमेंट या बर्फ के जो क्लोथिंग कपड़े वगैरह होते थे, ये हमारे पास उस वक्त नहीं थे इतने, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि ऐसा बर्फ में हो सकता है। लेकिन अचानक ऐसा युद्ध आ जाने के बाद उन सब चीज़ों की कमी से भारत को हार करना पड़ा। देखना। और आप यहाँ अभी जो है देश के नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देश के नौजवानों को यही कहेंगे कि
जितना हो सके डिसिप्लिन और अनुशासन के अंदर जितना आप रह लें वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनेगा बस। और उसके बाद चाइना युद्ध पर पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। हाँ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सन 65 में। 65 में पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया था और धोखा तो चाइना भी किया था, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह से अटैक कर देगा। लेकिन अटैक होने के बाद भारत ने उनको जो सबक सिखाया वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि इस तरह से धोखे से अटैक कर देना और फिर उनका मुकाबला करके उन पर विजय प्राप्त कर लेना ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और सन 65 में तो जो रिकॉर्ड भारत की आर्मी का बना वो शायद वर्ल्ड में किसी आर्मी का नहीं बना होगा। अच्छा। 29,000 पाकिस्तान की सेना हैंडअप कर देना, हाथों को खड़ा कर देना, ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, 71 में भी तो शायद 94 कितने 98,000 सैनिक ना, वो 71 बताया हमने। अच्छा, 71 का। हाँ, यही हाल 65 में भी हुई थी। अच्छा। हाँ, 65 में भी उनकी यही हाल हुई थी। तो आपको भी चोट आई थी चाइना युद्ध के दौरान? हल्की चोट आई थी, कोई एक्सीडेंट वगैरह की चोट, गोली की चोट नहीं आई थी। उसमें भारत सरकार का क्या स्टैंड था, नेहरू जी का खासकर क्या स्टैंड था? उस वक्त मतलब सभी लोग भौचक्के पड़े हुए थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि 1958 में चमनलाई यहाँ आए थे भारत में, तो उन्होंने हिंदी चीनी का भाई भाई का नारा लगाया और उसके बाद जा करके 62 में अटैक कर दिया। तो धोखेबाजी तो किया ही। तो नेहरू लोग क्या करें, उस वक्त नेहरू परेशान थे और दूसरा कोई विकल्प इनके पास रह नहीं गया। हमारे पास इतने अच्छे साधन नहीं थे। कहता आजकल चुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सरकार की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं वो बताइए। अब सरकार की कमियों के बारे में हम क्या बता सकते हैं, इतना है कि भ्रष्टाचार तो हर सरकार के समय में होता ही रहता है। भले ही कोई अपने को बताए कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, लेकिन होता रहता है। अब क्यों होता है ये तो बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग ही बता सकते हैं जो इसका रिसर्च करते हैं। और जितने चुनाव अब तक हुए हैं, भ्रष्टाचार तो कभी भी समाप्त नहीं किसी में। और अगली सरकार देखिए, आपको क्या लगता है कि सरकार आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? तो कंफ्यूजन अभी तो कोई पता नहीं है कि इसकी आएगी। ये है कि हमारा तो यही इरादा है कि कोई भी सरकार आवे, निष्पक्ष हो तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं कि निष्पक्षता है। शिक्षा का माहौल भी यहाँ सही नहीं है। शिक्षा का माहौल भी सही नहीं है। शिक्षा का माहौल तो क्या, कोई भी माहौल सही नहीं है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी जहाँ हैं, ईमानदार होते हुए भी अपनी ईमानदारी का परिचय नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? अब ये शासन की कमी समझी जाए या समाज की कमी समझी जाए, कहा नहीं जा सकता। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक कोई भी सरकार सक्षम नहीं। ये हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, और जब तक वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तब तक शिक्षा का भी सुधार नहीं हो पाएगा। कहने के लिए तो हम सर्टिफिकेट तो बड़ी बड़ी ले लिए हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा में जो सुधार आना चाहिए वो नहीं हो पाया। और कहाँ से कमी है ये गणमान्य व्यक्तियों को, नेता भी लोग इस मामले में कुछ इंटरफेयर करते नहीं, मतलब शिक्षा के मामले सुधारना चाहते नहीं। कागजों पर तो करते हैं लेकिन ग्राउंड पर नहीं। ग्राउंड पर नहीं।